ये इंटरव्यू अगर आपको ईरान और इजराइल और अमेरिका के वॉर में दिलचस्पी है तो ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई आपको एक्सपर्ट या कोई डिफेंस एक्सपर्ट ये सब कुछ नहीं बताने जा रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट के देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, बतौर राजदूत काम कर चुके हैं, ऐसे अनिल त्रिगुनाय सर हमारे साथ हैं। जॉर्डन और सीरिया में सर आप पहले रह चुके हैं बतौर एम्बेसडर। लीबिया में, जॉर्डन, लीबिया। जॉर्डन और लीबिया में तो आपने लंबे समय से उस इलाके की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है। अब अयातुल्लाह खामेनी की मौत के बाद क्या आपको क्या परिदृश्य समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये कहा गया ईरान की तरफ से कि वो बदला लेंगे, एक तरीके से कहा करारा जवाब देंगे, इन सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच में जो ये तनावपूर्ण रिश्ते, जिसको मैं मैड सिंड्रोम कहता हूँ, ये 1979 से शुरू हुए, जी जब ये अयातुल्लाह की जो इस्लामिक रजीम है वो पावर में आई। जी और उसके बाद से दोनों में ये रहा कि किस तरह एक दूसरे को खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए। लेकिन सालों तक, बल्कि दशकों तक ये रहा कि उनको आपस में लड़ाई ना हो, ताकि ये इस्लाम और उसके बीच में ना हो जाए। तो अमेरिका हमेशा से ये कोशिश करता रहा कि इसराइल और ईरान की डायरेक्ट लड़ाई ना हो। लेकिन वो रेड लाइन भी लास्ट ईयर क्रॉस हो गई। आपने देखा कि जब जून में अटैक हुआ ईरान और इसराइल के बीच में, और उसके बाद में अमेरिकन भी आए और उन्होंने भी अपने B-52 बॉम्बर्स के बात किया। तो ये खाली ये लड़ाई नहीं है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर है कि नहीं है, क्योंकि जहां तक बात, अगर आप ओमानी विदेश मंत्री की माने, जो फैसिलिटेट कर रहे थे लास्ट 2 दिन पहले, उन्होंने ये बात कही कि ईरान पूरी तरह एग्री कर गया है, सारी बातें हो चुकी हैं और अभी एग्रीमेंट साइन होने की डेट बाकी है। समझ रहे हैं आप? तो इस हद तक पहुंच गया। लेकिन उस चीज को इसराइल नहीं चाहता, क्योंकि इसराइल ये चाहता, जानता है कि अगर ये रजीम रहती है जिसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ही ईरान के, इसराइल की खिलाफत करना है, और इसराइल की रजीम का खिलाफत और जो डर उनका है उसको, वो इनको खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से। वो किसी भी हालत में उनको एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहते हैं। अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें कहीं गिव एंड टेक तो होता ही है। हालांकि ईरान ने इस बार पहली बार, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से काफी चीजें छोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसके बाद में इसराइल चूंकि इस ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है, और उन्होंने ये बताया और समझा दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि जब तक ये अयातुल्ला यहाँ पर बैठे हैं या ये रजीम है पावर में, तब तक हम दोनों को बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए उन्होंने एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की, और वो आज तक उसका असर 2 दिन में देख रहे हैं कि क्या हुआ है। और अयातुल्ला खोमेनी, क्योंकि इसराइल की इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे मानी जानी इंटेलिजेंस है, उन्होंने पहले भी ये डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी अपनाई थी। आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह के सारे लीडरशिप को खत्म कर दिया था। पिछली बार जब लड़ाई शुरू की थी तो उसमें भी पहले दिन ही 6 या 7 जनरल्स या सीनियर ऑफिसर्स को खत्म कर दिया। पिछली बार भी वो अयातुल्ला को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको रोक दिया कि भाई और ज्यादा बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इस वक्त में ये देखा है, अमेरिका की जो एक कैलकुलेशन ये रही होगी कि लोग जो हैं काफी हद तक बड़े परेशान हैं। पीछे आपने पता है प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए ईरान में, क्योंकि वहां पर काफी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी। तो और यंग लोग बहुत हैं वहाँ, यूथ बहुत बड़ा है वहाँ का। लेकिन तो उन्होंने सोचा कि शायद है कि इस वक्त में हम ऐसा करेंगे तो इससे लोग जागृत हो जाएंगे, और ऊपर से जिस तरह लिबिया में एक रजीम चेंज एजेंडा हुआ था वो यहाँ पे भी पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IRGC है, जो एक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, डायरेक्टली जो खमेनी को रिपोर्ट करता है पूरी तरह से। उनके बाद उनकी आर्मी है, देन उनके बसीजी, उनकी पुलिस है वहाँ की। तो ये सारे सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है वहां पर काफी हद तक। अब इसराइल जो है, उसकी नो डाउट, अमेरिका अकेले तो नहीं लड़ सकता है इसराइल ईरान के साथ में, लेकिन बिना अमेरिका की मदद के। अमेरिका का इस वक्त में ये सिचुएशन है कि वो पूरी तरह से इसको खत्म करना चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी मनपसंद रिजीम यहाँ पर आ जाए। उसके लिए वो शाह, जो पुराने शाह थे, उनके लड़के हैं, शाह रजा पहलवी, उनको लाना चाहते हैं या किसी और को लाना चाहते हैं। लेकिन उनको चाहिए यस्सर रिजीम, और वो मैं नहीं समझ पाता यहाँ हो पाएगी, क्योंकि ईरान जो एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और वहाँ के लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हमारे देश को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की सिचुएशन हो रही है,
तो क्या वो लिबिया बनना चाहते हैं, क्या वो इराक बनना चाहते हैं, क्या वो सीरिया बनना चाहते हैं? तो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कि देश को आप बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं अपने रेफरेंसेस की वजह से। तो ये अभी हमें देखना है कि आगे किस तरह से होता है। आईआरजीसी ने ऑब्वियसली ये कहा है कि हम पूरी तरह से बदला लेंगे और ये बहुत ज्यादा बड़ा बदला होगा। तो हम अभी कुछ दिन और देखेंगे। देखिए, पहली बार उन्होंने जो कहा है वो किया है। जैसे जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर में, उन सबके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। अब वो सक्सेसफुल कितना हुए ये तो टाइम ही बताएगा बाद में। इसराइल के ऊपर काफी अटैक हो रहे हैं, और पिछले जो 12 दिन का वॉर था उसमें भी आपने देखा कि ज्यादातर इसराइली बंकर्स में रहे पूरे टाइम। और वो इस होने के बाद जबकि अमेरिका ने अटैक किया और उन्होंने किया, तो इसराइल के पास कैपेसिटीज हैं। उसके अलावा जैसे हुतीज हैं, वो भी उनकी मदद कर सकते हैं वहां पे रेड सी में। और उधर हिजबुल्लाह है, अगर वो खड़ा होता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये सब सिचुएशन जो है वो वहाँ पूरे रीजनल की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, और वो हमारे लिए भी डायरेक्टली भारत के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। तो सर भारत के लिए जो चैलेंज रहेगा उस पर मैं आपसे आऊँगा, पूछूंगा। लेकिन सर एक बात बताइए कि ये अमेरिका ने एकदम पिन पॉइंटेड अटैक किया। मतलब पहले कई बार आप देखते होंगे उसामा बिन लादेन को मारने की कई दफ़े कोशिश हुई और खबरें आती थी कि उसामा मारा गया और फिर बाद में पता चलता तो वो बच गया। लेकिन अब बीते दिनों में जिस तरीके से यूएस अटैक कर रहा है और जिसको चाहता है वो उसको वहाँ पे पिन पॉइंटेड मार देता है। तो क्या ये सिर्फ सैटेलाइट इमेज से संभव है या फिर मोसाद के जो जासूसों का नेटवर्क है वो उसमें मदद करता है? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो यह है कि काफी महीनों से ये तैयारी हो रही थी। और पिछली बार भी जैसा आपने देखा होगा कि जब इस्माइल हानिये जो था, एक बहुत बड़ा लीडर था इसका, हमास का, जी। जब वो यहाँ आया हुआ था ईरान के अंदर में, और इनके जो बहुत सिक्योर्ड हाउसिंग में रह रहा था वो, वहां पर उसको इन्होंने उड़ा दिया। आप ये सोचिए, इसराइलियों ने और भी काफी लोगों को उनके घरों में ही मार दिया कुछ को। तो बड़ा पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है। और मोसाद जो है वो काफी हद तक पेनिट्रेट की गई है, वहां पर है। और इसीलिए आपने बार बार देखा कि कोवर्ट ऑपरेशंस वहां बड़े सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक, चाहे वो उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मारना हो, या इनके न्यूक्लियर प्लांट्स को किसी तरह से उसके अंदर डिसरप्शन करना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्हीं एजेंट्स के जरिए होती हैं, और बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है उनका अब तक। और ये बात प्रूव भी हो चुकी है बार बार, अच्छा। एक बार नहीं बार बार। लेकिन ये जो सिचुएशन है इस बार जो हुई है, इस पे रिपोर्ट्स ये आई हैं कि सीआईए और मोसाद का जॉइंट ऑपरेशन है। और अच्छा। सीआईए को जब ये एग्जैक्टली पता था कि सैटरडे के दिन में खमेनी जो है वो एक मीटिंग लेंगे सीनियर ऑफिसर्स के साथ वहां पर, और उनको लोकेशन पूरी तरह पता लग गई, तो इसलिए उन्होंने वहां पर उस वक्त में इस तरह ट्रैक किया, उनको निकाला गया। तो ये कैसे सर ये नेटवर्क काम करता है? जैसे वहाँ के जो लोग हैं उनको ब्रीच कर लेते हैं या इजराइल अपने लोग भेजते हैं? कैसे, क्या, किस तरीके से ये दुनिया काम ऐसा करती है कि दोनों ही तरह से होता है। जनरली क्या है, ये इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, डेवलप होते हैं बहुत सालों में। और दुनिया में मानी जानी बात है कि मोसाद जो है वो एक बड़ी बहुत ही नामी गिरामी एजेंसी है। और जहां पर भी कोई बड़ी बातें करी हैं, तो एक किताब भी आई थी जिसमें उसने करीब 100 ऑपरेशंस के बारे में लिखा है। वो पढ़ने लायक किताब है इसके बारे में, किस तरह मोसाद करती है। है? कौन सी तो पूरी किताब है सर? डिटेल्स अवेलेबल है उनके। ये हाउ कुछ 100 केसेस कुछ इस तरह के उन्होंने किए हैं कि जो मोसाद ने किए, एक्स मोसाद ऑफिसर ने लिखा है ओके। वो उसके बारे में। और बड़ी इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग किताब है वो। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, मैं देखने सर्च लायक है। करूंगा, मैं ज़रूर सर्च करूंगा। हाँ, मैं बता दूंगा आपको। उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आप लोकल जो असेट्स होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे बड़ी चीज है। जो टेक्नोलॉजी तो बड़ी है ही है, खैर आप पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत दिनों तक वो ट्रैक करते रहते हैं कि पैटर्न क्या है, फिर फाइनली उनका वो होता है, तब उसके बाद में वो अटैक करते हैं। इसी तरह से इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं। ओके। अब सर लेकिन जब ईरान ये कह रहा है कि हम इसका करारा जवाब देंगे, एक बड़ा बदला लेंगे, ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? ईरान सालों से, आई थिंक 2016 के पहले से ही प्रतिबंध झेल रहा है। और उनके पास क्या इस तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं? क्या उनके पास वो एयर पावर है, या फिर जिस तरीके से भी वो रिटेलिएट करने की बात कर रहे हैं, तो उनके पास क्या विकल्प हैं? देखिए, जहां तक ईरान की बात है तो ईरान लगभग 30-40 साल से सैंक्शंस में चला आ रहा है। जी। तो नेचुरली इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, मिलिट्री सैंक्शंस, सब तरह की सैंक्शंस उनके ऊपर लगी हैं। लेकिन ईरान एक बहुत रिच कंट्री है, और एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। बड़ा वहाँ पे नॉलेज और पढ़ने लिखने का सबका बड़ा ख्याल है वहाँ पे। बीच बीच में उनके कुछ दोस्ती भी हुई है रशिया और चाइना और दूसरे कंट्रीज के साथ में। भारत के साथ भी अच्छी दोस्ती ईरान की है।
उनके कोलैबोरेशंस हैं, और इंटर्न जो लोकल अपनी जो एजुकेशन और रिसर्च के बल पे, मुझे एक बार याद है कि एक इजरायली अफसर जो मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इरानियंस आर ऑलमोस्ट एज गुड एज अस, हमारे जितने ही अच्छे हैं, अगर हमसे बेटर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि ये R&D में, उन चीजों में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। ये इजराइल के दूसरी चीज अफसर ये है ने कि कहा। उनके पास, हाँ, इजरायली अफसर, उनका जो एक, मैं समझता हूँ एक चीज ऐसी है कि उन्होंने मिसाइल में, देखिए मिसाइल्स में उन्होंने इतना बड़ा जबरदस्त किया, और ड्रोन्स, ये दो चीजें उनके पास हैं जो बहुत स्ट्रांग है। फिजिकल, जब एक्चुअली फिजिकल लड़ाई तो होनी नहीं है इसमें, क्योंकि इसराइल बैठा 1,000 किलोमीटर पे और अमेरिका बैठा है 10,000 किलोमीटर पे, तो ये फिजिकल लड़ाई तो होगी नहीं, अनलेस ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कोशिश करें कि अंदर आ जाएं फिजिकली और अटैक करें ईरान के ऊपर। तब तक जैसे इराक ईरान की लड़ाई हुई थी उस तरह की बात हो तो बात दूसरी है, नहीं तो इसमें सिर्फ एरियल वॉरफेयर होगा ये पूरा, जिस तरह चल रहा है। तो वो मिसाइल्स उनके पास है, उन्होंने हाइपरसोनिक तक बड़ी मिसाइल्स बनाई हुई हैं जो 2,000 3,000 किलोमीटर तक मार करती हैं। आप देखिए कि पिछले 12 दिन के वॉर में जब हुआ था, तो इनके शुरू में सारा डे सब खत्म कर दिए थे इसराइल और US ने। उसके बावजूद 12 दिन की लड़ाई में लगातार उन्होंने मिसाइल्स बरसाई है इसराइल के ऊपर में, और काफी बड़ा अटैक किया, इंक्लूडिंग नेतन्याहू के घर तक पर अटैक कर दिया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो तो है उनके पास कैपेसिटी। ले अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने सबसे, मैं समझता हूँ उनके लिए एक जरूरी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली उनको एक बड़ा चैलेंज होगा आगे जाते हुए, कि उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज के अंदर में अमेरिका के एयर बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक किया है, और करते जा रहे हैं लगातार, चाहे वो कतार में हो, चाहे बहरीन में हो, UAE में हो, या कुवैत में हो। तो ये सारा जो है उनको आगे जाके काफी महंगा पड़ेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप खामनेई के मारे जाने के बाद दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। एक वो है जो जश्न मना रही है और एक वो है जो मातम मना रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो खामनेई को अपना लीडर मानता था। अक्रॉस वर्ल्ड जो भी शिया समुदाय से लोग हैं वो, इस इनके जाने के बाद अब वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा, और वर्ल्ड ऑर्डर के अलावा ये मिडिल ईस्ट में क्या चेंजेस आएंगे? बिल्कुल, ये मिडिल ईस्ट में चेंज आ सकता है कि अगर, जो मान लीजिए जैसे जो अमेरिका का प्रोजेक्ट है उसको चेंज करने का, कंप्लीट रजीम चेंज करने का, तो अभी तो लोग मारे ही जा रहे हैं, तो अभी तो पता नहीं है कि कौन सक्सीड करेगा और कौन बचेगा जिसको आगे आप बढ़ाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने एक 3 मेंबर एक लीडरशिप काउंसिल बनाई है टेम्परेरीली, जिसके अंदर में करंट प्रेसिडेंट है पेजेस्कियान है, दूसरे जो जुडिशरी के हेड हैं वो हैं, और तीसरा जो उनकी एक गार्डियन काउंसिल होती है जो डिसाइड करती है नेक्स्ट लीडर को, वो उसको उसमें बना करके वो रूल करेंगे कंट्री के ऊपर में। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अली लरजानी है, वो तो मेन मोस्ट पावरफुल मैन है ही है आज की डेट में। और IRGC इफेक्टिव कंट्रोल में रहेगी ये सारा जो डिफेंस का है। तो IRGC, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है किसी तरह से या जो भी, तो आप सोच सकते हैं कि काफी चेंज होगा। क्योंकि मान लीजिए शाह को ही ले आते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी तरह से, कि ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिकन इम्पोज कर सकते हैं अगर वो पूरी तरह जीत जाते हैं इस बात को, तो शाह ने पहले ही कह दिया कि मैं जो है अमेरिका के साथ बहुत बढ़िया संबंध बनाऊंगा, इसराइल को रिकॉग्नाइज करूंगा, इसराइल के साथ अच्छे संबंध रखूंगा, और न्यूक्लियर जो ऑप्शन है उसको पूरी तरह छोड़ दूंगा। तो ये चीजें ये लोग चाहते भी हैं कि एक प्लायबल एंड सबसर्वियंट ईरान बन जाए, लेकिन वो बात कब तक चलेगी ये देखने की बात है। तो जैसा मैंने पहले बताया, बट क्या ईरान के लोग इसको स्वीकार करेंगे, वहां का माइंडसेट इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि जिस तरीके का देखिए ईरान, जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड ही नहीं, ईरान भी डिवाइडेड है इस वक्त। जी। ईरान में 40-50% 60% लोग ऐसे हैं जो अयतुल्लाह खुमैनी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, और लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो, या यंग लोग जो हैं, वो चाहते हैं चेंज, वो चाहते हैं कि दुनिया के साथ इंटीग्रेट करें, हमें सैंक्शन से परेशानी है, आगे नहीं आ सकते हैं, तो आपको हर समय टेररिस्ट की तरह देखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक दो तरह का डिवीजन विद सोसाइटी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक सिविलाइजेशनल कंट्री जब होता है, तो जब वो देखते हैं अपने आसपास के, क्या आप इराक बनना चाहते हो, लिबिया बनना चाहते हो, या सीरिया बनना चाहते हो, तो अगर उनको दिखेगा कि नहीं हमारे कंट्री को पहले बचाना है, तब वो सब एक साथ भी आ सकते हैं। और ये एक खूबी होती है सिविलाइजेशनल कंट्रीज की। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो थोड़ा बहुत हमने देखा था कि ईरान और सऊदी अरेबिया या और सुन्नी कंट्रीज के बीच में एक एक समझौता सा हुआ था, अब उसके अंदर एक दरार बड़ी आ जाएगी। और अब जैसे अयातुल्ला खामनेई को दुनिया कैसे याद रखेगी जब इस तरीके से दो धड़े में बटा हुआ है? उस व्यक्ति के तौर पे याद रखेगी जिसने
ताउम्र अमेरिका की खिलाफत की और अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहा, लड़ता रहा, अकेले भी लड़ता रहा, चाहे उसके आसपास के मुल्कों ने उसका साथ नहीं दिया। या उस व्यक्ति के लिए याद किया जाएगा कि बहुत सारे उन्होंने महिलाओं पे प्रतिबंध लगाए, बुर्का और ये तमाम चीज़ों को इम्पोज किया, कैसे याद रखेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर खमैनी को लोग याद रखेंगे तो वो शायद एज ए रेसिस्टेंस अगेंस्ट अमेरिका, जी। वो जो है सबसे बड़ी बात यह कि वो उसका जो एक खमैनी का जो पूरा एक आइडियोलॉजिकल जो था पोजीशन, वो बदल नहीं लाता। जी। ये बात तो है। और इसीलिए देखिए, जो ये बाकी अब इनका औरतों का बुर्का या जिस तरह की बात है, अभी देखिए उसके बाद वहाँ के जो रिफॉर्मिस्ट थोड़े से लेस कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भी कहा, लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई बुर्के की जरूरत नहीं है, कोई ये ऑप्शनल होना चाहिए। तो उस बात पे शुरू किया गया ये। आपने देखा कि मासा अमीनी का जो केस हुआ था 2022 में, उसके बाद से काफी रिलैक्सेशन वहां पर आया है लोगों के बीच में। क्योंकि अगर लोग ही आपसे खुश नहीं है तो कोई रिजीम भी नहीं चल सकती है। आखिरकार वहां पे कभी ना कभी तो लोग एक साथ आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये बात है कि वहां पे थोड़ा प्लायबिलिटी हो रही थी रिजीम की, लेकिन अ, एक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि वहां पर एक बिल्कुल ऐसा रिफॉर्म आ जाए कि सब कुछ बदल जाए। वो नहीं हो सकता है। बट उन्हें बहुत सारी आप ये बहुत सोचिए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़े लोग हैं जो शहीद के तौर पे दर्जा दे रहे हैं, कि शहीद का दर्जा उन्हें दिया। अभी उसको मार्टर ही माना जाए, अभी सारे इस्लामिक वर्ल्ड में उसको मार्टर ही कहेंगे, शहीद ही कहेंगे। और खास तौर से वो कह रहे हैं कि देखो रमजान के पीरियड में ऐसे मतलब उनकी शहादत हो गई है। तो ये तो खैर वो तो बना ही रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये वेदर चाहे रजीम खत्म भी हो जाए तो वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो उनको उस तरह से याद रखेंगे। जी। अब सर एक लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ, आपको जाना भी होगा अभी दूसरे जगहों पे भी, बट इंडिया के रिलेशन कैसे रहे खामनेई से? वो इंडिया के दोस्त थे, इंडिया से या दुश्मन थे, या मीडियोकर जैसा संबंध था? उन्होंने कैसा रिश्ता निभाया, और अब इंडिया का इस पर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, खमैनी का इंडियन ओरिजिन भी है। ये मतलब वो यहाँ से उनके रिलेटिव्स थे, मतलब जो थे मदर या कोई इस तरह का। तो पिछले यहाँ वाले इंडिया के जो साथ में खुमैनी उनके थे उनके थे, फिक्स है। यहाँ। खमैनी थे उनके साथ, तो ये एक वहां पर चला आ रहा है कि भारत के साथ रिश्ते आज के नहीं है। ये कल्चरल, हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है इंडिया और ईरान के बीच में। थोड़ा बहुत समस्या कभी ना कभी आती थी, लेकिन यह है कि जहां तक ईरान को है, वो हमारे बायलैटरल रिलेशंस की वजह से नहीं आती थी, वो तीसरे मुल्कों की वजह से आती थी। कभी कभार पाकिस्तान की वजह से, या कभी यूएस की वजह से। जी। देखिए, हम 11-12% अपना ऑयल खरीदते थे वहां से, और हमको सारा बंद करना पड़ा। अब चबहार पोर्ट, जिसको हम बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, अब उसके ऊपर हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, उसको किस तरह छोड़ दें। तो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। तो इसराइल ईरान, जब इसराइल जो ईरान था वो ये सोचता था कि अगर आप एक संप्रभुता वाली कंट्री हैं, आप हमारे फ्रेंड हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो आपको अमेरिका के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। लेकिन भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है, और इसीलिए जो भी पॉलिसीज हमने ली वो उस तरह से ली। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हमारे कोई बहुत बड़े खास मित्र पर्सनली थे, लेकिन इतना जरूर था कि वो भारत की इज्जत तो करते थे, जरूर जानते थे कि भारत एक बड़ा देश है। इसीलिए क्योंकि उस कंट्री में बिना खमैनी की सलाह के कोई पॉलिसी नहीं हो सकती है। और आपने देखा कि बार बार ईरानियंस के साथ में हमारे इंटरेक्शन होते रहे हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आते रहे हैं। हमारे डॉक्टर जयशंकर सबसे पहले लीडर थे जो डॉक्टर पेजेश्कियान से मिले जब इन्होंने प्रेसिडेंट बने। इवन बिफोर, उससे पहले कि उनकी वो मेरे ख्याल से ओथ ली थी, उससे पहले ही डॉक्टर जयशंकर मिले थे उनसे। तो हमारे रिश्ते उनके साथ में पीपल टू पीपल लेवल पे काफी अच्छे हैं। लेकिन यह है कि रिश्ते आज की डेट में आप बायलैटरल के रूप में नहीं देख सकते हैं, और भी जो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं आपके ऊपर में। तो हमारा क्या चाहना है? भारत का चाहना ये था कि भाई वेस्ट एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारी ईज ऑफ नेविगेशन के बारे में है, हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, हमारे 9-10 मिलियन लोग हैं वहाँ पे, जो लगभग 60-70 बिलियन डॉलर इंडिया को भेजते हैं, जो हमारे 10% फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा है। अब उन लोगों की फेयरवेल, उनका वेलफेयर, और उनका जो सिक्योरिटी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिस तरह अगर मान लीजिए वॉर बढ़ता जा रहा है, अगर ये और ज्यादा बढ़ता है, चाहे वो आईआरजीसी की वजह से हो, चाहे वो इसराइल की वजह से हो,
तो भारत के जो हित हैं उनके ऊपर तो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला। और मैं आपसे आपको बीच बीच में, क्योंकि आप बहुत सहज होकर के बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और इन तमाम, जो कि एक कूटनीति की दुनिया की एक अपनी भाषा होती है और थोड़ी जटिल भी होती है, हम खास करके हम हिंदी भाषियों के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी समय हो और जो भी डेवलपमेंट हो तो मैं आपसे बात करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि न्यूज़ पिंच के दर्शकों को अनिल त्रिगुनायत सर ने जो बताया वो आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर समय निकला तो मैं इनको न्यूज़ रूम बुला करके एक आमने सामने बैठ करके इत्मीनान से नक्शा रख करके आपके लिए चीज़ों को समझना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वो जो किताब जिसका जिक्र सर ने किया था उसका भी मैं इनसे अभी पूछ के आपके उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उस बुक का नाम, ताकि हम आप पढ़ सकें। ऐसे जानकार लोगों से अगर हमारे पास कोई जानकारी आती तो अच्छी ही होती है। थैंक यू सो मच। आपको लग रहा है कि इस तरीके की थैंक यू। बातचीत हमें और लेकर आनी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।